नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021 के पेपर फरवरी माह में जो है वो हो रहे हैं, तो उसी का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले अभी तक जितने पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन हमने देखा था। जस्ट इससे पहले सोशल साइंस वाला जो पेपर था, सॉल्यूशन साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा षष्टम प्रश्न पत्र हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा गया था कि मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता जो है वो कौन है। 4 नाम थे: सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या हरिवंश राय बच्चन। आंसर की बात करें तो तीसरा वाला द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रचनाएं ऐसी पूछते हैं जिसका मतलब कोई सर पैर ही नहीं। अरे जो चर्चित रचनाएं हैं वो पूछनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध शब्द इसमें से आपको छांटना है। अहिल्या, पूजनीय, प्रथम या कवयत्री। तो इन चारों ऑप्शन में से जो चौथा वाला लिखा है कवयत्री, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि कवयत्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैंने हजारों बार बताया है कि ये फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। इसको आप एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अगर आप इस प्रश्न को गलत करके आए हैं, क्योंकि ये आज इस पेपर में देख रहे हैं, आगे भी पेपर में देखने को मिलता रहेगा। इस टाइप से कवयत्री लिखा जाता है। कवि जो है उसका स्त्रीलिंग रूप होता है कवयत्री। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा है, और वहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। तीसरा कह रहा है वाक्य का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या फिर योग्यता। तो सबसे पहले सार्थकता होना जरूरी है। वाक्य के जो सभी शब्द होते हैं, कोई एक वाक्य लिखा उसमें अलग अलग शब्द होते हैं, वो सार्थक होने चाहिए। तो पहला तो आपका गुण होता है, ठीक है। निपुणता आपका किसी भी प्रकार के शब्द के या जो वाक्य है उसमें आप नहीं देखते हैं, अगर गुण की बात करें तो ये वाला आपका ऑप्शन निपुणता जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्रमबद्धता को समझिए कि गुण कैसे है। क्रमबद्धता क्या होता है, जैसे कोई वाक्य लिखा है उसमें एक शब्द यहाँ लिखा है दूसरा यहाँ है, तो इनका क्रम भी तो जरूरी है। अगर आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और योग्यता क्या होता है? योग्यता होता है कि कोई भी वाक्य लिखा होता है उसके सार्थक के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो आपका योग्यता भी वाक्य का गुण आप कहेंगे होता है, पर आपसे प्रश्न में नहीं पूछा गया, इसलिए निपुणता आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि मेरा नाम मोहन है, इसका सही संस्कृत क्या होगा। और ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मम नामः मोहना अस्ति। अहम तो बिल्कुल नहीं होगा। मया मम आप में मया काट देंगे। मम वाला आप देख सकते हैं, तो मम में यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, नामा में जो है आपका विसर्ग नहीं लगा है, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पीय किसी लिखावट के पीछे या फिर बाद में बाद में क्या लिखा है, आगे कटा हुआ है, लिखा यहाँ पर होगा कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखा जो है वो क्या कहलाता है। तो आपका इन 4 ऑप्शन में अनुलेख जो है वो बिल्कुल सही होगा। अनुलेख में क्या होता है? सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। और अनुलेख का अर्थ भी होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका को जो पहली पंक्ति होती है उसमें मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, और उनके नीचे की जो पंक्तियां होती है वो खाली रहती हैं। सारी ये मैंने अलग अलग आपको जो कल फास्ट रिवीजन कराया था मैराथन, उसमें सब बताया था। इसीलिए इमला तो आप सभी बचपन से जानते हैं, श्रुत लेख होता है मतलब सुना हुआ लेख। इसमें क्या होता है कि आपकी जो छात्र होते हैं वो कथन को सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखते रहते हैं। इसमें सुंदर लिखावट का कोई खास महत्व नहीं होता है, पर जो सुलेख होता है वो सुंदर लेख, सुलेख मतलब सुंदर लेख उसमें होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका ऑप्शन अनुलेख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं चलिए अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का छठा प्रश्न, वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसमें आप जो पॉइंट है थ्योरी बेस्ड लिख सकते हैं, भाषा संबंधी, अशुद्धि, समास संबंधी, संधि संबंधी, इस टाइप से। रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैंने कल आपको बताए थे सभी, कि अर्थ के आधार पर पूछे तो आप कहिएगा वो 8 होते हैं, जो पूरे नाम मैंने गिनाए थे। पर यहाँ पर रचना के आधार पर पूछे हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सरल वाक्य, इसी को साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य, इसी को हम इंग्लिश में भी मैं अभी नाम बता देता हूँ। तीसरा होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जो आपका सरल वाक्य है इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त को कंपाउंड सेंटेंस और मिश्रित को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर वाक्य के ये भेद होते हैं। अति लघु में आया था तो इनके अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नाम ही आपके काफी थे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य आप लिख सकते हैं। पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहां पर प्रश्न कैसे आया था कि आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसका
संस्कृत में अनुवाद बताओ। तो प्रीवियस में आपने देखा होगा वृक्षात पत्राणि पतंती, तो आप यहां पर उसी से ही वाक्य बना सकते थे, क्या? वृक्षात पत्राणि पतंती, ये आपका सेंटेंस बन जाता। अगला है विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा के दो वाक्य लिखिए। एक तो आप वही बोलते हैं बार बार कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, यानी कि विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता यानी कि सज्जनता आती है। और ये वाला एक वाक्य हो जाता। एक आप वाक्य लिख सकते हैं विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम विद्याहीना विद्या विहीना पशु, तो वो वाला भी आप लिख सकते थे। बाकी इसमें कोई भी आप लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि आप कोई श्लोक से कोई लाइन लिख रहे हैं तो उस लाइन ही को लिखिए, पूरा श्लोक मत लिख लीजिए, क्योंकि श्लोक में जो लाइन होती है वो अपना कंप्लीट अर्थ देती है, वाक्य होती है। 11 नंबर है यमक अलंकार की परिभाषा। तो जब एक शब्द बार बार या दो बार प्रयोग होता है और दोनों बार अर्थ उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय, तो इसमें कनक जो है एक का सोना एक कनक का धतूरा, इस टाइप से आप लिख सकते थे, एक कनक का सोना एक कनक का धतूरा या भांग। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कबीरदास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के तो बहुत ही अच्छे अच्छे और फेमस फेमस दोहे हैं। जैसे एक आपका है गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों में लाए। इसका क्या अर्थ होता है कि कबीरदास जी अगर कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये आप एक लिख सकते थे। और आप कौन सा लिख सकते थे? लिखना यहाँ पर एक ही है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बहुत चर्चित है। एक आपका है जो हर व्यक्ति ने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। और मैं आपको बताऊं इनका चर्चित, तो आपने ये भी जरूर सुना होगा क्या कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो इसमें क्या कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में ही लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान ही नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि आपसे बुरा कोई नहीं है। और इनके चर्चित बहुत से हैं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। यानी कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत इनके अच्छे अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न, पद्य शिक्षण के उद्देश्य थ्योरी बेस्ड लिख सकते हैं। 14 है नाटक तथा संवाद शिक्षण की विधियां, ये भी थ्योरी बेस्ड है। 15 प्रश्न आपका भावार्थ पूछा गया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, यानी कि जिन लोगों के पास ना तो विद्या है और ना ही तप है और ना ही दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, और ना ज्ञान है ना शील है और ना ही गुण है और ना ही धर्म है। यानी जिन लोगों के पास ना तो विद्या है ना तप है ना दान है ना शील है ना गुण है और ना धर्म है, ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब कहने का है कि ये लोग या वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती, यानी कि मृग या जानवर की तरह घूमते रहते हैं अगर उनके पास ये सब नहीं है। तो ये हिंदी भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना था। चलिए, अच्छा पूछा गया था, कठिन नहीं पूछा गया था। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है हिंदी में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न था, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? एक उदाहरण भी लिखिए। तो आप जानते हैं किस प्रकार चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपका होता है, तो के लिए आपका विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। पूछा है ना कि कौन सी विभक्ति होती है, तो के लिए विभक्ति होती है। ये भी कहा है, एक उदाहरण लिखिए, तो के लिए बनाकर आप लिख दीजिए कि मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो के लिए आ गया। स्वास्थ्य को नमस्कार करो
और इसमें जो को है वो के लिए के संदर्भ में आता है पर छुपे रहते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर इतना कठिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण सीधे सीधे पूछा गया था वैसे ही लिख दीजिए, मैं दिनेश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं रमेश के लिए काम कर रहा हूँ, इस टाइप से। अगला देखते हैं, संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो नदीसा है इसका किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, तो नदी प्लस ईशाह, ये आपका संधि विच्छेद होगा, और विसर्ग लगाना ना भूलिएगा। इत्यादि में किस प्रकार से होगा, तो आपका इति प्लस आदि और साथ में विसर्ग सब में लगा हुआ है, ये हो जाएगा। फिर उज्ज्वल, तो आपका उत प्लस ज्वल होता है, क्या होता है, उत प्लस ज्वल और साथ में विसर्ग, तो ज्वलाहा, क्योंकि उज्ज्वलाहा पूछा गया है। चौथा आपका निश्चल पूछा गया, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको ऊपर करके यहां लिख देते हैं। तो क्या होगा निश्चल का, निहि प्लस चल, और यहाँ पर जो नी है यहाँ पर आप विसर्ग लगाएंगे, निहि प्लस चल, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। और जो लास्ट में निश्चला में लगा हुआ है वो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि सब में ही लगेगा। तो इस प्रकार से आपके चारों हो जाएंगे। 18 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि कोरोना सतर्क से वायरस से सतर्क करते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। मैंने कोरोना वायरस से आपका इंग्लिश में कराया था इससे, तो वहां पर लाइनें मैंने हिंदी में भी समझाई थी, उन्हीं शब्दों वाक्यों का आप यूज करके यहाँ पर एक पत्र लिख सकते थे। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, अंदर के आप तो वाक्य लिख ही सकते हैं। तो यही था आपका ओवरऑल पेपर। उम्मीद करते हैं पेपर आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा गया होगा। कैसा क्या पेपर गया वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो अपना पेपर है उसको मिला सके। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।